तो नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। 2017 में प्रचंड बहुमत के साथ उत्तराखंड की बीजेपी सरकार को 3.5 साल होने को हैं और ऐसे में इन 3.5 सालों में देवभूमि की तस्वीर और तकदीर कितनी बदली है, इसके बारे में आज खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बताने वाले हैं। उत्तराखंड सरकार की तरफ से ऐसा दावा किया जाता है कि इन 3.5 सालों में सरकार ने पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट के 85% के करीब वादों को पूरा किया है। तो वहीं कोरोना संक्रमण को रोकने के मामले में भी उत्तराखंड सरकार का प्रदर्शन अन्य राज्यों से बेहतर नजर आता है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह के मुताबिक कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है और इन दिनों त्रिवेंद्र मंत्रिमंडल के विस्तार की भी खबरें आ रही हैं। इसके बारे में खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बताएंगे। हमारे साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और हमारे संपादक अरविंद चतुर्वेदी जी जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, ओवर टू यू। नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। कर्मठ, कर्मयोगी और मिलनसार त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का इंडिया न्यूज स्वागत करता है। मुख्यमंत्री जी, बहुत स्वागत है आपका। हेलो हेलो जी, आपको आवाज आ रही हेलो। है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है अरविंद जी? सर, बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत अभिनंदन जी। मुख्यमंत्री जी, मेरा सवाल ये है कि कोविड में आप लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जी लोगों के मन में यह सबसे बड़ा सवाल यह है कि उत्तराखंड पर्यटन के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है और लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर पूरी तरीके से लॉकडाउन कब हटेगा, क्योंकि कोविड की अगर संख्या देखें तो 8,623 का जो आंकड़ा है फिलहाल जो है वो पार कर गया है उत्तराखंड जी। और मरीजों के ठीक होने का जो प्रतिशत है वो अच्छा है। लेकिन सर, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि कब तक ये लॉकडाउन जो है पूरी तरीके से खुल सकता है? देखिए, तो समय समय पर हम आकलन करते हैं हालातों का और उसके अनुसार समय समय पर निर्णय लेते हैं, क्योंकि जो कोविड का जो प्रकोप है वो एक जैसा नहीं है। कई बार काफी दिन एक बड़ा गैप आ जाता है और अचानक संख्या बढ़ जाती है। ऐसे में हम लोग सारी समीक्षा करके और तभी हम लोग निर्णय लेते हैं। जहां तक लॉकडाउन हटने की बात है, देखिए हम तो विद्यालय हैं, सार्वजनिक कार्यक्रम हैं, सामाजिक और धार्मिक गतिविधियां हैं, उन्हीं पर एक नियंत्रित लॉकडाउन है। जो धार्मिक स्थल है वो भी हमने खोले हैं, लेकिन संख्यात्मक दृष्टि से हम लोगों ने थोड़ा उसको प्रतिबंधित किया है कि संख्या कितनी होनी चाहिए ताकि व्यवस्थाएं नियंत्रित रहें, अचानक भीड़ न बढ़ जाए और एक दूसरी तरह की कोई और सिचुएशन न खड़ी हो जाए। जो स्थानीय लोग हैं, थोड़ा उनके दिमाग में भी आशंका रहती है सर कि हम तो सुरक्षित हैं और बाहर से संक्रमित लोग आते हैं तो उसकी वजह से उनको दिक्कत ना हो जाए। अब जैसे अभी पिछले दिनों रक्षाबंधन का त्योहार था और ईद थी, हम लोगों ने लॉकडाउन नहीं किया, दोनों दिन हमने मार्केट ओपन रखा। सैटरडे को हम लोग बैठते हैं, कल हम लोग बैठेंगे और इस बीच में कहां पर किस तरह इस लॉकडाउन का परिणाम रहा। जो पिछले सप्ताह हमने लॉकडाउन नहीं किया था तो उसका क्या परिणाम रहा, तो उसके अनुसार से हम लोग निर्णय लेंगे। सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि जैसे जो बाहर से आने वाले पर्यटक हैं
उनके लिए कोई दिशा निर्देश, क्या आसानी से कोई आदमी आ सकता है? क्योंकि लॉकडाउन तो समय समय पे आप समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन क्या किसी नियम के तहत, नियम का पालन करते हुए अगर कोई व्यक्ति आना चाहे तो वो कैसे आ सकता है? क्योंकि पर्यटन के लिहाज से उत्तराखंड सबसे महत्वपूर्ण जगह है और आपके रेवेन्यू का बहुत बड़ा साधन है वो। निश्चित रूप से बहुत लोग आना चाहते हैं। हमने दो चीज इसमें की हैं। एक तो जो लोग कोविड से ठीक हो गए हैं उन लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, जो 24 घंटे पहले, 72 घंटे पहले और किसी ने कोविड नेगेटिव किसी का टेस्ट हुआ है तो उनके लिए भी आने की परमिशन है। ऐसे 2000 लोगों को हमने अभी पर डे परमिशन दिया है। जो बाई एयर आते हैं वो इससे अलग हैं, जो ट्रेन से आते हैं वो इससे अलग है, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। और यात्री यहां पर आना भी प्रारंभ हुए हैं, तो मैं समझता हूं कि आगे चल करके धीरे धीरे इसको और ओपन किया जा सकता है। अभी जो लोग जो पर्यटन के लिए यहां पर आ रहे हैं तो उनका एक बात आ रही कि भाई सैटरडे संडे ये लॉकडाउन न रहे, छुट्टी अगर किसी और दिन हो जाए मार्केट की साप्ताहिक बंदी, तो इस तरह के सुझाव हमारे पास आ रहे हैं, तो उन पर हम विचार करेंगे और फिर निर्णय लेंगे। सर, इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है कि जो अगले साल की शुरुआत है उसमें कुंभ मेला होना है और जी, आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में कोई रणनीति बना रहे हैं आप लोग कि इसको कैसे संपन्न करेंगे? क्योंकि ये वर्ष तो पूरा कोरोना में निकल जाएगा मुझे लगता है, जो हालात हैं। देखिए, अभी तक जो स्टडी आ रही हैं और चाहे WHO हो या ICMR हो, जो अभी भविष्यवाणियां कर रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि ये लंबा खींच सकता है जी। फिर भी हमारी तरफ से जो स्थायी कार्य हैं कुंभ के, वो सारे काम पूरी गति के साथ हो रहे हैं। और हालात क्या बनती हैं ये साधु संतों और उनके साथ बैठ करके और इस पर निर्णय लिया जाएगा। जो हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद है, जो संतों की हमारी सर्वोच्च संस्था है, उनका ये कहना है कि हमको अभी वेट करना चाहिए और फरवरी में हमको इस पर निर्णय लेना होगा। साधु संत जैसा भी बताएंगे उसके हिसाब से निर्णय लेंगे, लेकिन कुछ बातें सुनिश्चित हैं कि कुंभ अपने समय पर होगा। जो परंपरा रही है कुंभ की, उन परंपराओं का पूरा ख्याल रखा जाएगा। उसका स्वरूप क्या होगा ये फरवरी में तय किया जाएगा। सर, मैं ये समझना चाहता हूं आपसे कि इधर बीच राजस्व को लेकर लगातार जो है सभी सरकारें संघर्ष कर रही हैं। मैं समझता हूं उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं है, क्योंकि सारा जो बिजनेस है, जो सबसे बड़ा बिजनेस है पर्यटन, वो पूरी तरीके से ठप हो गया है। उसके अलावा भी बहुत सारे जो बिजनेस के दूसरे मुख्य स्रोत थे वो बंद हो गए हैं। तो राजस्व को लेके सर किस तरीके से उत्तराखंड सरकार काम कर रही है, और फिलहाल क्या भारत सरकार से भी आप लोग किसी तरह की कोई मदद लेना चाहते हैं? देखिए, भारत सरकार ने तो पर्याप्त मदद की है और अब भी भारत सरकार की मदद लगातार मिल रही है जी। चाहे उद्योग के क्षेत्र में होगा, लघु उद्योग के क्षेत्र में होगा, जो निःशुल्क राशन वितरण किया जा रहा है, तमाम जो कोविड पे जो टेस्टिंग हो रही है उसकी व्यवस्था भारत सरकार के द्वारा की गई है। तो भारत सरकार के द्वारा तमाम सहयोग हमको मिल रहा है। अब सवाल ये कि जो हमारे उद्योग हैं वो कैसे पुराने स्वरूप में आए, तो उस दिशा में प्रयास हो रहा है।
हमारे आय के अन्य सोर्स हैं जो हमारे, जैसे जैसे हालत सामान्य होगी तो त्यों त्यों राजस्व के जो सोर्सेज हैं वो भी बढ़ते चले जाएंगे, और जो सोर्स हमारे हैं वर्तमान में वो सोर्स भी हमारे पुरानी स्थिति में आना प्रारंभ हो जाएंगे। अभी हम ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे हालात उभर रहे हैं। वो पर्यटक आ रहे हैं यहाँ पर, जो निर्माण कार्य हैं वो हमारे यहाँ हजारों करोड़ के चल रहे हैं। 18,000 करोड़ की रेल की परियोजना चल रही है, 12,800 करोड़ की ऑल द रोड की योजना चल रही है, 350-400 करोड़ के कुंभ में काम चल रहे हैं, और जो बाकी जो हमारे जो ऑल द रोड का काम है, जो राष्ट्रीय राजमार्गों का काम है, अपने स्टेट के जो निर्माण कार्य हैं वो सब काम चल रहे हैं, तो उससे भी राज्य को राजस्व मिल रहा है। सर, मेरा एक सवाल इससे जुड़ा हुआ ये था कि किसानों की स्थिति जो है लगातार बेहतर करने की आपकी तरफ से कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके बाद भी जो कृषि विकास दर है, जो बढ़ोतरी होनी चाहिए वो बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है। उसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या कारण है? अब देखिए, अभी जो लोग वापस आए हैं उन्होंने काफी अभिरुचि कृषि में दिखाई है जी। हमने भी अपने किसानों के लिए पहले वर्ष में 2% की ब्याज दर पर हमने अपने किसानों को ऋण उपलब्ध कराया। फिर हमने 1 लाख रुपए तक बिना ब्याज के हम उपलब्ध करा रहे थे, समूह को 5 लाख तक उपलब्ध करा रहे थे, और अब हमने अपने किसानों के लिए 3 लाख रुपया तक का ऋण बिना ब्याज के हम लोग दे रहे हैं। रुचि जग रही है लोगों की, जो लोग विशेषकर जो अभी जो बाहर से जो लोग आए हैं, हमारे रिटर्नीज जितने भी हैं, तो वो कृषि कामों में उन्होंने रुचि दिखाई है। मैं समझता हूं कि अभी जो महामारी की वजह से, कोविड की वजह से हर तरह से जो चाहे बिजनेस हो, चाहे कृषि हो, चाहे उद्यान हो, वो प्रभावित हुआ है, क्योंकि लोग बाहर की जो चीजें हैं उनको खरीदने में थोड़ा संकोच कर रहे हैं, तो लोग अभी उससे आशंकित रहते हैं, तो उसके कारण भी कुछ दिक्कतें हैं। और महामारी है तो चारों तरफ से वो अपना प्रभाव दिखा रही है, लेकिन हाँ, हमारे मानना है कि ये हालात सुधरेंगे, हालत ठीक होगी, थोड़ा धैर्यपूर्वक चलने की जरूरत है, तो सब सामान्य होगा। मुख्यमंत्री जी, पलायन को लेके लगातार प्रधानमंत्री भी कह रहे थे, उन्होंने समय समय पे समीक्षाएं की। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपके राज्य में भी बहुत सारे लोग बाहर से लौट के आए, और आपने जैसा कहा कि लोग कृषि में रुचि दिखा रहे हैं, वहां पे उद्योग लगाना चाहते हैं, आपने उनको सुविधाएं भी मुहैया कराई हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि अभी फिलहाल पलायन को ठोस तरीके से रोकने के लिए, कि आपके जो युवा हैं या आपके जो रोजगार करने वाले हुनरमंद हाथ हैं वो बाहर न जाएं, उसके लिए कोई ऐसी नीति, कोई खास कारगर उपाय आप लोगों की तरफ से किया जा रहा हो, जरा उसको बताएं विस्तार से। देखिए, हमने अपने राज्य के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लागू की है, और जिसमें विनिर्माण का क्षेत्र भी है, उसमें कृषि भी है, उद्यान भी है, और तमाम जो एलाइड है वो सब सेवाओं को उसमें सम्मिलित किया गया है। उसके अलावा जो अभी तक सम्मिलित नहीं था, ट्रेड सम्मिलित नहीं थे अभी तक, उसको भी हमने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में सम्मिलित किया है, और लगभग 150 के करीब ऐसे कार्य हैं जिनको अगर कोई करना चाहता तो कर सकता है। लगभग सभी जो काम सामान्यतः लोग करते हैं वो इस योजना में आच्छादित किए गए हैं, और इससे युवाओं में बड़ी
इच्छा उनकी जागृत हुई है, वो इसमें उन्होंने रुचि भी अपने इसमें दिखाई है। इसके अलावा हमारे राज्य में बड़ी लगभग 27% जो फॉरेस्ट है वो चीड़ है, चीड़ के जंगल हैं, और चीड़ की पत्तियों से बिजली बनाने का काम, चारकोल बनाने का काम ये राज्य में प्रारंभ हुआ है। उन पत्तियों से पैलेट्स बना करके और ईंधन का विकल्प उसको बनाया है। इसके अलावा जो हमारे राज्य में हमने एक मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना लागू की है, और जिसमें 25-25 किलोवाट के छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट हैं वो बना सकते हैं, और इससे जो बिजली पैदा होगी उसको राज्य सरकार खरीदेगी। उसका रेट भी निर्धारित कर दिया गया है, और 10,000 लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। ऐसे ही पर्यटन के क्षेत्र में हमने टैक्सी बाइक उसको लाइसेंस उसको दिया है, उसमें भी हमने कम से कम 10,000 लोगों को रोजगार दिया जाएगा। अभी हम लोग कुछ और योजनाएं राज्य में ला रहे हैं, उससे भी रोजगार जनरेट होंगे। उसके अलावा जो रेगुलर जो भर्तियां होती हैं उनका भी निरंतर प्रक्रिया उसकी चल रही है। जो राजकीय सेवाओं में जो भर्तियां होनी है तो उसकी भी प्रक्रिया गतिमान है, और वहां पर भी भर्तियां की जाएंगी। ऐसी उद्योग भी उभरने लगे हैं, और उद्योगों की ओर से उनको श्रमिकों की आवश्यकता वो अपना बता रहे हैं, तो उनके लिए भी श्रमिकों की डिमांड जब बढ़ने लगी है तो वहां पर भी हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री जी, आपकी कोशिश देखिए काबिले तारीफ है, लेकिन आपके जो डॉक्टर हैं, जो जिसको आप चाहते हैं कि वो उत्तराखंड में रहें, लोगों की सेवा करें, दूर दराज इलाकों में जाएं, लेकिन वो जो है जिस तरीके से आप चाहते हैं वो डॉक्टर जो है रुक नहीं पा रहे हैं। आपको लगता नहीं है कि उनको भी रुकना चाहिए, सेवा करना चाहिए राज्य की? अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि राज्य में जब हमने सरकार बनाई थी तो हमारे पास 1100 से कम डॉक्टर हमारे पास थे। आज हमारे पास लगभग जो फील्ड में जो डॉक्टर हैं वो 2500 के आसपास है, और 720 डॉक्टर्स की वैकेंसी भी हमने और निकाली है। तो आप अगर देखेंगे तो हमने इन 3-3.5 सालों में डॉक्टर्स की संख्या लगभग 2.5 गुना बढ़ाई है। हमने सभी जिलों में अब हमारे पास आईसीयू उपलब्ध हैं, जहां पर कोई भी आईसीयू नहीं हुआ करते थे। आज वहां पर वेंटिलेटर की सुविधा हम दे रहे हैं, वहां पर हम वाइट पाइप की सुविधा दे रहे हैं, और ऑक्सीजन की हम वहां पर सुविधा उनको उपलब्ध करा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी अगले 2-3 महीनों में डॉक्टर्स की दृष्टि से हम लोग कोई कमी हमारे पास नहीं रहेगी, सिवाय विशेषज्ञ डॉक्टर्स के। तो हम उसके लिए भी उनको कैसे हम दूरस्थ क्षेत्रों में भेज सकते हैं, उस पर हमारे यहाँ चिंतन चल रहा है। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से, चाहे आंशिक रूप से होगी, लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन डॉक्टर की संख्या आप देखेंगे 1000 हम नर्सों की भर्ती कर रहे हैं, और इस समय हमने सारे जिलाधिकारियों को, सीएमओ को अधिकार दिए हैं कि आप अपनी आवश्यकता के अनुसार लोकल भर्ती भी वहां पर कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी, इस समय फिलहाल नेपाल और चाइना को लेके बहुत सारी बातें हो रही हैं, और आपका राज्य भी इनकी सीमाओं को छूता है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि इसके लिए क्या आपकी तरफ से कोई खास रणनीति बनाई गई है? देखिए, ये विषय 2 राष्ट्रों के बीच का विषय है, और तमाम जो सीमाएं हैं उनको होम मिनिस्ट्री उसको देखती है, रक्षा मंत्रालय उसको देखता है। लेकिन हाँ, राज्य सरकार की ओर से जो भी सहयोग की अपेक्षा हमारे जो
अर्धसैनिक बल हैं, सैन्य बल हैं, तो हम उनको तत्काल उनको सेवाएं उपलब्ध करने का प्रयास करते हैं। उत्तराखंड राज्य ऐसा राज्य है जहां पर हमारे किसी भी सैनिक के लिए प्रवेश पत्र की जरूरत नहीं है। उसका जो आर्मी का उसका आई कार्ड है वही उसका प्रवेश पत्र होता है, और स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी सैनिक अगर अपने यूनिफॉर्म में आता है तो उसके लिए अपॉइंटमेंट की पहले से जरूरत नहीं है। इवन सीएम को भी मिलना चाहता है तो उसके लिए पहले से अपॉइंटमेंट हो ये जरूरी नहीं है। इसके अलावा हमने राज्य में जो हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं उनको नोडल ऑफिसर बनाया है। इसी तरह से जिले में जो जो एडीएम है उनको नोडल ऑफिसर बनाया गया है कि अगर किसी तरह भी कोई हमारे सैनिक आते हैं, उनको किस तरह के सहयोग की आवश्यकता है तो उनको प्राथमिकता के आधार पर सहयोग करें। मुख्यमंत्री जी, मैं अभी आपके बारे में पढ़ रहा था तो उसमें ये हुआ कि भाई जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था 92 में, तो उससे जुड़ी कुछ यादें हैं। अब तो इतना बड़ा काम हो गया, मंदिर की नींव आपके प्रधानमंत्री जी ने रख दी। देखिए, जिसकी 500 सालों से प्रतीक्षा थी, 72 युद्ध इसके लिए लड़े गए, हजारों लोगों ने बलिदान दिए जी, और ऐसे अवध क्षेत्र में हजारों परिवार ऐसे हैं कि उनका संकल्प और वो उनके घरों में निरंतर रोज ये संकल्प लिया जाता था, ये पूजा की जाती थी कि जब तक राम मंदिर का निर्माण नहीं होगा वो अपने कुछ क्रियाकर्मों को बंद नहीं करेंगे। कहीं अखंड रामायण चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, कहीं कोई पाठ कर रहे हैं। आज उन हजारों हजार जो दिवंगत हो गई जो आत्माएं, एक तो निश्चित रूप से वो आज हर्षित है, पूरी दुनिया का हिंदू हर्षित है। और जो बुद्धिजीवी लोग हैं, समाज के विविध मत पंथ संप्रदायों के लोग हैं, जो चाहते हैं कि देश के अंदर शांति होना चाहिए, जो ये चाहते थे कि रामलला का जन्म स्थान है, वहां पर मंदिर बनना चाहिए, उनकी आज मुराद पूरी हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 तारीख को उसका शिलान्यास करके, और जो खुशी का माहौल, जो हर्ष का माहौल पूरे देश और दुनिया में देखा गया, ये अभूतपूर्व था। मैं समझता हूं कि अगर कोविड काल नहीं होता तो नजारा कुछ और हो सकता था, और मैं इस बात के लिए सभी देशवासियों को धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि जो लोग ये कहते थे कि राम मंदिर पर अगर शिलान्यास होता है तो तमाम तरह के दंगे हो सकते हैं, तमाम तरह के लोग आशंका व्यक्त करते थे, आज जो आशंकाएं निर्मूल हुई हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोग मुख्यमंत्री जी इसको लेकर राजनीति कर रहे हैं। अभी कल हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में संभल के सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि वहां मस्जिद थी, मस्जिद ही रहेगी, हम अपने लड़कों को ये बताएंगे। तो सवाल यह है कि आखिर अभी भी लोग कोर्ट के आदेश के बाद, प्रधानमंत्री के शिलान्यास के बाद क्यों ऐसा कर रहे हैं? आपको क्या लगता है, इसके पीछे राजनीति नजर आती है? ये निश्चित रूप से राजनीति है। मैं एक बात इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि बाबर एक आक्रांता था। बाबर की पूजा क्यों होनी चाहिए इस देश में? दुनिया के किसी देश में आक्रांताओं की पूजा होती है? तो ये केवल राजनीति है, और राजनीतिक स्वार्थों के लिए कुछ राजनीतिक दलों के लोग इस काम को कर रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या धीरे धीरे सीमित होती जा रही है। जब उनसे पर्सनल बात करिए, व्यक्तिगत बात करिए, तो सब कहते कि हाँ मंदिर बनना चाहिए।
मुख्यमंत्री जी, आप कब जाएंगे रामलला के दरबार में? अब तो सारी चीजों की शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने कर दी है। जी, बस कोशिश करेंगे कि हम जल्दी वहां पर जाएं और रामलला के दर्शन करके आएं, क्योंकि 92 में मैं वहां गया था, दिसंबर में अयोध्या जी गया था, और जी। उसके बाद अयोध्या जाना नहीं हुआ है। बस कभी भी जा सकते हैं। मुख्यमंत्री जी, आपके यहां कुछ मंत्रियों के पद खाली हैं, अक्सर इसकी चर्चा चलती रहती है कि नहीं अब विस्तार होने वाला है, आप भी इसका जवाब देते रहते हैं, तो क्या आने वाले समय में, आने वाले कुछ महीनों में हम लोग इसमें विस्तार देख सकते हैं क्या? निश्चित रूप से विस्तार तो होना ही है। मेरा आखिरी सवाल मुख्यमंत्री जी, आप तो पत्रकार रहे हैं, संपादक रहे हैं जी। क्या अभी आपको कुछ लिखने पढ़ने का मन करता है? क्या कुछ लिखते पढ़ते हैं? क्या इतना समय मिल पाता है? नहीं, पढ़ लेते हैं। लिखने का समय तो बहुत मुश्किल होता है। पढ़ लेते हैं और कोशिश करते हैं कि एक आध घंटा रोज कुछ ना कुछ पढ़ा जाए। भाई, पत्रकार अगर मौलिक रूप से है, मन में अभी दिल में पत्रकारिता है, तो बिना पढ़े तो नहीं रह सकते, लेकिन जिम्मेदारियां इतनी सारी हैं कि उसके लिए जो है बहुत सारी चीजें, तमाम चीजें पढ़नी पड़ती होंगी, लेकिन पत्रकार के मन के अनुसार पढ़ने का समय मिल जाए, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, कुछ चीजें अभ्यास में जब आ जाती हैं तो, और इसलिए थोड़ा पढ़ लेते हैं, आते जाते पढ़ लेते हैं, यात्रा में रहते हैं तब पढ़ लेते हैं, हेलीकॉप्टर में जाते हैं तो तब पढ़ लेते हैं, कभी कभी सचिवालय की तरफ जाते हैं तो थोड़ा बहुत 5-10 मिनट ऐसे गाड़ी में भी पढ़ लेते हैं। कोशिश रहती है कोशिश रहती कि पत्रकारिता का धर्म भी जो है वो निभाते रहें। जी, अच्छा लगता है, पत्रकारों को मिलके अच्छा लगता है, मिलते जुलते रहें, संवाद बना रहता है। चलिए मुख्यमंत्री, वो भी अपने मन की बात बोलते हैं, हम भी अपने मन की बात कर लेते हैं। और पत्रकारों के बारे में समझ भी रहती हैं, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इंडिया न्यूज से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।